जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर, सोने में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत वतन नहीं होता। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और सितारों के खातिर किताबों से इश्क करना ही पड़ता है, और ऐसे ही एक सितारे के साथ आज हम मुलाकात करते हैं। अनु जी, जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पर सिलेक्शन हुआ है, और आपका यादबिंद स्मार्ट क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज हम लोग इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि तैयारी के ड्यूरेशन में इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर, मेरा नाम अनु कॉलेज है। मैं टूंडला फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। और क्वालिफ़िकेशन में मैंने बेसिक एजुकेशन अपनी होम टाउन टूंडला से किया है 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने सेंट जॉन्स आगरा से किया है, और पीजी मैंने फिरोजाबाद से किया है। उसके बाद मैंने बीएड किया, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी आरबीएस कॉलेज से किया। तो आपने सबसे पहले बीएससी, फिर एमएससी और फिर बीएड किया हुआ है। तो बीएड करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते होंगे, और फिर उसके बाद आपने तुरंत टर्न मारा यूपीएसआई में। तो ये चेंजेस क्यों आए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर इंसान जो मुझसे मिलता है कि बीएड करने के बाद यूपीएससी। हाँ, क्योंकि बीएड करने के बाद टीचिंग वाली जॉब जो सबसे मुझे लगता है अच्छी भी होती है गर्ल्स के लिए। सब लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते ही हैं, तो मैं आपको भी इसका आंसर दे देती हूँ कि जो बीएड करने का जो था वो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था कि आप बीएड करो। अच्छा, मतलब पेरेंट्स की वजह से टीचिंग था। हाँ, पर्सनली मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहती थी। मुझे फोर्स में ही जाना था, आइदर आर्मी और मतलब फोर्स, एनी फोर्स। तो आप आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ, पहले मैंने आर्मी में जाने के लिए क्या था, मैं 8 बार एसएसबी दिया है, यूपीएससी सीडीएस से क्वालिफाई किया है मैंने एग्ज़ाम। उसके बाद एफकेट एंट्री से भी ट्राई किया। 8 बार एसएसबी दिया, दो बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, बाकी टाइम में स्क्रीन आउट हूँ। क्योंकि एसएसबी मुझे लगता है सबसे टफेस्ट जॉब होता है। आप एक बार आईएएस का इंटरव्यू मुझे लगता है एसएसबी के सामने इजी होता होगा। वो 5 डेज का थोड़ा सा एसएसबी का अपना एक्सपीरियंस बताओगे? एसएसबी आपको जो यूपीएससी से आप सीडीएस क्वालिफाई करते हैं, तो आपको एसएसबी के थ्रू इंटरव्यू होता है आपका, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसमें आपका 5 डेज का प्रोसेस होता है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग होता है। जो बच्चे स्क्रीन इन होते हैं वो आगे के 4 दिन रुकते हैं, नहीं तो उनको उसी दिन घर भेज दिया जाता है। तो उसमें मैं 5 दिन, मतलब उसमें मैं 8 बार मैंने एसएसबी दी, जिसमें मैं 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, बाकी बार मैं पहले दिन स्क्रीन आउट होकर घर आ गई। उसके बाद फिर मैं एसएससी की तैयारी साथ ही साथ मेरी चल रही थी। कंटिन्यू। उसके बाद एसएससी के साथ ही साथ मेरी तैयारी चल रही थी। तो ये तो काफ़ी टफ रहता होगा ना कि एसएसबी के फिर एसएससी में जाना। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिमोटिवेटिंग ऑल्सो समटाइम। तो उस समय आप किस तरीके से मोटिवेट होते थे? या तो आप एक्सटर्नल मोटिवेट होते हो या इंटरनल मोटिवेट होते हो? बोथ फैक्टर्स आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप जितनी बार आप कोई भी एग्ज़ाम फेल होके आते हो, तो आपको अंदर से मोटिवेटेड रहना होता है ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को। नहीं, ये कहना मेरे को लगता है आसान होता है, क्योंकि अगर आप एक बार किसी एग्जाम में फेल होते हो तो थोड़े टाइम के लिए तो डिमोटिवेट होते हो। डिमोटिवेट होते हो, 2 दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका फोकस नहीं लगेगा, बिल्कुल पढ़ने में डिस्टर्ब रहोगे, कुछ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यू हैव टू गेट बैक टू द ट्रैक। आपको करना ही है, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या करोगे? पढ़ोगे नहीं, जॉब नहीं लोगे, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक लंबा टाइम रहा है प्रिपरेशन का आपका। उस समय आपकी फैमिली किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही थी? मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है हर चीज़ में। एग्ज़ाम्स हो या कहीं कुछ भी कहीं भेजना हो, दे वर वेरी सपोर्टिव। कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम फेल हो गया, नेक्स्ट बार ट्राई करो करो करो। इनफैक्ट अभी भी कह रहे हैं पढ़ो, आगे तैयारी करो। ये बहुत कम लोग इन चीज़ों को सपोर्ट कर पाते हैं। हाँ। तो आपने यूपीएसआई क्यों चुना आफ्टर सीडीएस वगैरह, एफकेट वगैरह? यूनिफॉर्म की जॉब मेरा हमेशा से ड्रीम रहा था। मैंने आपको बताया, मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया, एयरफोर्स के लिए ट्राई किया, आई गॉट फेल्ड देयर। बट जैसे यूपीएसआई का फॉर्म आया, आई फिल्ड इट एंड आई गॉट थ्रू। मेरे को इसमें एसएसबी नहीं होता है, देन आई वाज डैम श्योर कि रिटन के बेसिस पे और फिजिकल के बेसिस पे आई वुड डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, एंड आई डिड इट आल्सो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि आप किस तरीके से कोचिंग कर रहे थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? और बुक्स वगैरह का सिलेक्शन बहुत टफ होता है। आज मार्केट में आप ऑनलाइन भी देखोगे तो बहुत सारी कोचिंग है, ऑफलाइन में भी आप देखो तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करेंगे? क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। जो बता देते हैं लोग वही करना शुरू कर देते हैं। तो आपके तरीके से ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है या ऑफलाइन?
मैं पर्सनली अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सी भी नहीं पता है, देन मैं उसको यही एडवाइस दूंगी कि आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाइए जो आपको पसंद है, अच्छी लगती है, जिसका ऑफलाइन कोचिंग का भी आजकल आपने मार्केट में देखा हो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है। हर तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग खोल के बैठा हुआ है। तो ऑफलाइन कोचिंग में भी सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वहाँ पे बच्चे को सिलेक्शन कैसे करना चाहिए कि ये ऑफलाइन कोचिंग बेटर है? आप डेमो लीजिए उस कोचिंग में जाके। सबसे पहले आप देखिए वो टीचर आपको जो पढ़ा रहा है आपको समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हो उसने रिजल्ट्स दिए हैं कि नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं कोचिंग? पास्ट उनके रिजल्ट देखिए कि किसी एग्जाम में उनके कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि वहाँ का फैकल्टी अच्छा एक्सपीरियंसड है, उसको आइडिया पता है हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम। तो आप वहाँ जाके एडमिशन लीजिए ऑफलाइन। क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उसे मुझे लगता है ये भी पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ घुमाने वाला है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक एक्सपीरियंस टीचर का काम यही होता है कि आपको इतनी मोटी बुक में से निकाल के क्रीम देना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। क्योंकि सारी बुक नहीं, कोई भी सारी बुक नहीं पढ़ता है। उस मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं वो आपको टीचर ही बताएगा। कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं बताने वाली है, वो टीचर बताएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी ये टेक्निक है, ये ट्रिक है, आप करिए और आपका एग्जाम निकलेगा। आजकल एक ट्रेंड चल गया है ऑनलाइन का। हाँ। ऑनलाइन का, लाइब्रेरी का। मैंने देखा है बच्चे बस जा रहे हैं ऑनलाइन में 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, ईयरफोन्स लगा के पढ़ रहे हैं और फिर वो रिजल्ट नहीं पा रहे जो रिजल्ट आना चाहिए 10 घंटे का। तो वहाँ रिजल्ट आने में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उन्हें किस तरीके से अच्छे से करना चाहिए जिससे कि रिजल्ट अच्छा बने उनका? ऑनलाइन जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन वो फ़ोन पे लगे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो आपके जो इतने आप घंटे दे रहे हो 10-10 घंटे ऑनलाइन, मुझे लगता है वो 10 घंटे पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, अब 10 घंटे पढ़ नहीं रहे हो। अब आप मे बी आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, आपका बीच में कॉल आ गया, आपने किसी का ऐड आ गया, कुछ भी हो तो वो डिस्टर्बिंग है। लेकिन जब आप क्लास में जा रहे हो आप 1 घंटा फोकस्ड हो, वो टीचर जो पढ़ा रहा है आप उसी चीज़ को उस पर फोकस हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आप एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या चाहिए। वो आप फिर ऑनलाइन ऑब्वियसली जा सकते हो। मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देने हैं क्योंकि सारे एग्जाम सीबीटी हो चुके हैं। आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए, उससे आप मॉक दीजिए डेली टाइम के अकॉर्डिंग। आपका डेली का रूटीन कैसे रहता था, कैसे फॉलो करते थे? एक ही शेड्यूल फॉलो करते थे लगातार या चेंजेस होते रहते थे? मैं जैसे कि जॉब में हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता था बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे कौन सा टाइम मिलेगा। रेलवेज़ में मेरे को जब भी टाइम मिलता था, ऑफिस में जब भी मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती थी और उसके बाद जो बाकी का टाइम होता था मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी। ऑफिस का शेड्यूल मेरा ये होता था। अच्छा। हमेशा मेरी स्कूटी में आपको एक किताब मिलेगी, कभी ऐसा कुछ नहीं ना कुछ एक फिक्स होता होगा कि आज ये खत्म करना है या ये खत्म करना है। जो किताब उठा ली उसमें से 2-3 चैप्टर उड़ा ही देती थी मैं। पर डे कितना रहता था फिर भी? पर डे कितने आवर्स में बताऊँ कि सब्जेक्ट? नहीं, आवर्स का बता दीजिए कि किस तरीके से मैनेज करना चाहिए जॉब के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं रेलवे में या यूपी पुलिस में, तो वो आगे दरोगा का फॉर्म भरेंगे। तो जब जॉब, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है ना कि जॉब कर रहे हैं या पेपर दें, तो वो मेंटेन करना सबसे बड़ा टफ जॉब है। आप रेलवे में जॉब कर रहे हो, फिर उसके साथ साथ तैयारी भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ना है या कैसे सिलेबस, कैसे अपने आप को डिफाइन करते हो? आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए कि क्या उन्होंने ऑनलाइन दिया हुआ है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस आता है ऑनलाइन। जैसे दरोगा के बारे में मैं आपसे पूछूं तो उसका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस उसका था, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में पहला मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके। जीके में आपके 2 पार्ट होते हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक जनरल नॉलेज। तो मैथ्स आपका अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस होता है, एडवांस से कम पूछा जाता है। और रीजनिंग आपका एसएससी की रीजनिंग है पूरी। तो मैथ्स और जो आपका रीजनिंग है वो बिल्कुल एसएससी से सेम। आपका तो एमएससी के थ्रू हो ही गया होगा मैथ रीजनिंग। क्योंकि मेरा बचपन से ही साइंस बैकग्राउंड रहा है एंड आई वाज गुड इन मैथ्स, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ये इजीली क्रैकेबल था मेरे लिए। उसके बाद आता है हिंदी, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं एक आईएससी बोर्ड वाले हूँ। आपके लिए नहीं, हिंदी मुझे लगता है सभी के लिए होता है। कोई अगर यूपी बोर्ड से भी है तो जो हिंदी है वो सबके लिए ही टफ है क्योंकि वहाँ पे वोकैबुलरी पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने 10th तक ही हिंदी पढ़ी है, उसके बाद मैंने हिंदी छुई भी नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, एमएससी कर ली, बीएड के लिए हिंदी का नाम और निशान नहीं था मेरी ज़िंदगी में। तो वो कैसे मैनेज किया आपने? उसके लिए मैं इलाहाबाद में रहती थी, इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ की एक बुक थी, लोकल पब्लिकेशन ही थी एंड इट वॉज़ वेरी नाइस बुक। उसकी मैंने हेल्प ली। वो पूरी बुक को मैंने आई थिंक 4 to 5 टाइम्स पूरा पढ़ने के बाद रिवाइज किया है। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि बुक को एक बार पढ़ने के बाद बस काम खत्म, मुझे लगता है बुक को कम से कम एक ही बुक को आप 4 या 5 बार रिपीट करो। हाँ,
बार बार बुक चेंज करना भी मुझे लगता बुक है चेंज करना इज नॉट अ लॉजिक। आप एक ही बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करो। एक अच्छा सोर्स लो, किसी भी अच्छी कोचिंग का बुक ले लो, कोई भी अच्छे राइटर का बुक ले लो, और उसी बुक को बार बार उस बुक एक किताब को आप 10 बार पढ़ोगे ना, आपको हर बार उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर हाँ, होने चाहिए। आपके नोट्स अपने आप बनाइए। आप जब ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं उसके आप साथ साथ नोट्स भी बनाइए। वो आपको जब आप वो वीडियो नहीं, आप हर समय तो वीडियो खोल के नहीं देखोगे, लेकिन नोट्स आपके हमेशा साथ रहेंगे। तो आप रिवीजन कर रहे हो तो क्विक समरी लास्ट मोमेंट में वो हाँ। रिवीजन के बहुत अच्छा उसका प्रॉफिट मिलने वाला है। हाँ। तो अभी जैसे बुक्स वगैरह आप सिलेक्शन करते थे, तो बुक्स किस तरीके से चूज़ करते थे कि ये मार्केट में बुक्स भी बहुत सारी हैं। हाँ। मेरा मानना ये है ना कि सबसे पहले अगर आप अच्छा सोर्स पकड़ लेते हो, कोचिंग अच्छी हो जाए या बुक्स वगैरह अच्छी हो जाए, प्रॉपर गाइडेंस आपको अच्छे से मिल जाए, तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन बहुत ईजी होता है। हाँ, बुक्स और टीचर्स बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। आपके सिलेक्शन तक फाइनल वही लेके जाते हैं। तो बुक्स आप शॉप में वहाँ पे जैसे प्रयागराज में कटरा एक बुक का मार्केट है, वहाँ खाली किताब ही किताब, मतलब पूरा IAS का हब है वो। इलाहाबाद? हाँ, इलाहाबाद शायद सुना होगा। नहीं, इलाहाबाद तो डेफिनेटली सारे लोग IAS के लिए वहीं से जाते हैं। हाँ, तो वो हब है पूरा उसका। तो वहाँ पे इतनी किताबें, आप जाइए वहाँ पे, आप पढ़िए, उसकी देखिए। नहीं तो UPSI के लिए आप अपनी तरफ से कुछ बुक सजेस्ट करोगे? परीक्षा गुरु, आप IPC CRPC जो आपका लॉ सेक्शन है उसके लिए आप परीक्षा गुरु को पढ़ें। इट इज़ अ बेस्ट बुक। उसके आगे आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज़ बेस्ट। और GK जनरल बेसिक नॉलेज के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट एक छोटा वाला आता है, सब्जेक्टिव ही था मेरा, सब्जेक्टिव मोटी वाली जो आती है। हाँ, क्योंकि आजकल बच्चे जो लूसेंट पतली वाली आती है ना, उसे पढ़ के ट्राई करते हैं, तो मुझे लगता है वो लूसेंट की बुक। लूसेंट एक सब्जेक्टिव आती है, आप लूसेंट लीजिए, उसमें आपको पूरा GK मिल जाएगा। इट इज़ इनफ कि आप UPSI इजीली क्रैक कर सकें। UPSI SSC वीडियो GDO जो भी एग्जाम है, वन डे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक पल आप सब निकाल लोगे उससे। तो अभी क्या मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करोगे या फिर थोड़ा सा मतलब Yes, पैसा आएगा उसका मतलब एंजॉय करना है? नहीं, पढ़ाई तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करनी है। मुझे आगे एग्जाम देना है, PCS वगैरह की तैयारी कर भी रही हूँ मैं, और आगे उस पर फोकस अटैम्प्ट भी देना है मेरे को। तो फिर तो SI के साथ भी मैनेज करना होगा। अभी आप लोगों की अब मेरे को ना आदत हो गई है जॉब के साथ पढ़ने की, तो आई कैन ईजिली टेक आउट माई टाइम। अब इस जॉब में तो बहुत चैलेंजेस हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसमें तो मिल जाता था टाइम, बट हाँ, रेलवे का थोड़ा सा एक फिक्स होता है। हाँ। UPSI का तो आपका 24 आवर ड्यूटी टाइम है। हाँ। आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा। हाँ, तो इसमें आई विल ट्राई टू मैनेज इट, बट हाँ, मैं पढ़ाई रुकने वाली नहीं हूँ, आगे आई विल कंटिन्यू माई। जैसे गर्ल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब फिजिकल का, हाँ। क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को मैंने देखा है कि पेपर निकाल देते हैं अच्छे से पढ़ने के बाद, तो वहाँ फिजिकल का प्रॉब्लम होता है, और आप जॉब भी कर रहे हो, फिर फिजिकल भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती होंगी। फिजिकल तो बहुत ही टफ ही होता है। जब आप 400 मीटर के 6 चक्कर आप कंटिन्यू दौड़ते हो, आप ना लास्ट में आपको याद ही नहीं रहता कि 6 चक्कर हुए कि नहीं, बहुत टफ रहता है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तब भी, क्योंकि आप सोचो कि एक दिन में फिजिकल नहीं निकलता है। यू नीड गर्ल्स का तो शायद रनिंग कम रहता है ना? 2.4 किलोमीटर होता है, 16 मिनट्स में आपको दौड़ना होता है। ओके। और कांस्टेबल में कम होता है, 14 मिनट्स में होता है। कांस्टेबल में थोड़ा हैवी रनिंग चाहिए। हाँ, टाइम कम है, 2 मिनट का कम तो टाइम है। प्रिपरेशन जॉब का फिजिकल का किस तरीके से रहता था आपका? जैसे मैं जॉब में हूँ, 9 to 5 मेरा जॉब होता था, तो मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो। तो जब बहुत सीवियर विंटर, क्योंकि 20 नवंबर को मेरा एग्जाम था, विंटर स्टार्ट हो गए थे, सुबह बहुत ठंड होती थी, तो आई यूज्ड टू गो इन द इवनिंग टाइम। इवनिंग में जाती थी। वो कभी भी कर सकते हो आप। हाँ, आप मतलब कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सोचा एक दिन कर लिया 4 दिन नहीं किया, नहीं, आपको डेली जाना है, आपको डेली ग्राउंड जाना है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, डेली जाना है, करते रहिए जब तक नहीं होता है सिलेक्शन। फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो एग्जाम्स बहुत बार निकाल चुके हैं लेकिन फिजिकली फेल हो जाते हैं। फिजिकल मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था बिकॉज मैं बाहर रहती थी, आई वॉज फूडी, जंक फूड बहुत खाती थी, मेरा 10 किलो वेट ज़्यादा था। मैं रनिंग के बाद मैंने अराउंड 10 kg वेट लूज़ किया। सोच सकते हो घर से बाहर रहने के बाद तो थोड़ा सा फूडिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। खाना बना नहीं पाते हैं बैचलर्स लोग, ज़्यादा बाहर ही खाते हैं, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत था। तो मैंने रनिंग करके उसकी वजह से मेरा 10 kg वेट लूज़ हुआ। उससे बहुत फिजिकल में मतलब बहुत चैलेंजिंग था, जितना रिटन चैलेंजिंग है उतना ही। तो जो बच्चे UPSI या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो अपना फिजिकल भी साथ के साथ देखते रहे, अभी से तैयारी शुरू करें, थोड़ा
पूरा रनिंग ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत रनिंग चालू रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तैयारी करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए हमेशा। बुक्स की हम बात कर ही चुके हैं, और हम लोग बात करेंगे कि अब जो ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो कितने समय का रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमारी ट्रेनिंग बेसिकली 2 इयर्स की है, जिसमें 1 साल का जो टाइम है वो हमें एकेडमी में करना है, वहाँ पे जाके हमें रहना है और वहाँ पे रहना है, करना है सब कुछ। तो गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है फिजिकल, और आप जॉब भी कर रहे थे, तो उस फिजिकल को किस तरीके से मेंटेन करते हो? क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम्स भी निकाल देते हैं, बहुत सारी गर्ल्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने इस बार भी एग्ज़ाम निकाला था लेकिन फिजिकल में फेल हुए थे। हाँ। तो वो कैसे मैनेज किया आपने? फिजिकल बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बिकॉज 2.4 किलोमीटर्स गर्ल्स के लिए रनिंग होती है 16 मिनट्स में फॉर SI। तो आप जब ग्राउंड में 6 चक्कर डेली जाके मारते हो ना, तो आपको याद ही नहीं रहता है कि आप 2 नहीं, तो सबसे पहले प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि 6 चक्कर हो मैं गए। पहले दिन ग्राउंड में गई थी, पहला चक्कर मारा, रुक गए, अगले दिन गई 2 चक्कर मारे, अगले मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं रनिंग काफ़ी टफ होता है। हाँ, रनिंग बहुत टफ होती है। मैंने रनिंग के दौरान 10 kg वेट भी कम हो गया मेरा, इतना मतलब। आपकी एक वीडियो पड़ी है फिजिकल के टाइम का, तो उसे देखते हैं। तो ये तो पापा के साथ है, ये मम्मी के साथ है। ये सारे पिक्स, ये आंटी जी। तो अभी घर वालों का क्या ऐसा रहता है, मतलब सिलेक्शन के बाद तो अलग ही हो जाता होगा कि मेरा बेटा राजा बेटा, रानी बेटी रानी बेटी। अलग ही लेवल है, घर का माहौल सब बिल्कुल मतलब 1% भी कुछ भी नहीं है, मतलब ऑल हैप्पीनेस अराउंड, मतलब इतने खुश हैं कि हाँ, मतलब उनकी जो मेहनत है वो। ये आपका मुझे लगता है फिजिकल के टाइम के हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये भी सिलेक्टेड है और Okay. हम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्राउंड का जो वर्क होता है वेरी टफ होता है, आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से चैलेंजिंग होता है ये। गर्ल्स के लिए काफ़ी रहता है ये। हाँ, तो एक रेगुलर टाइम करना है, डेली जाना है, डेली प्रैक्टिस होनी आपको चाहिए। पूरा अपना फूड शेड्यूल चेंज करना होता है। आप 1 बजे के बाद कुछ खा नहीं सकते, अगर शाम को 4 बजे रनिंग जाना है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब पूरी बॉडी को चेंज करना होता है। ये फिजिकल मुझे दिखने में भी टफ ही लग रहा है। पूरा अपने आप को शरीर को बदल लेना होता है। ये वीडियो है, ये संगम घाट का है, बालू पे रनिंग करने से स्टैमिना बढ़ता है, तो ये हमारे कोच है, हमको लेके जाते थे वहाँ पे रनिंग के लिए। तो बालू पे भी रनिंग हुई है, मिल्खा सिंह वाली सारी अरे प्रैक्टिस हुई। ब्रिज पे रनिंग की है, रोड पे रनिंग है, बालू पे सब कुछ किया है। ये अलीगढ़ का है, जिस दिन मेरी रनिंग थी उसके बाद का है, हम क्वालिफाई हो गए थे तब। और ये आगरा का DVPST के टाइम का है, ये रिजल्ट है मेरा जो फाइनली आपके सामने है आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क। नहीं, हार्ड वर्क तो काफ़ी होता है, क्योंकि जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं काफ़ी मेहनत के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। यस। तो अभी मैं सबसे पहले आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुक्स वगैरह और किस तरीके से तैयारी करनी है, एक बार ये डिस्कस और कर लेते हैं। जैसे कि आप तो रहे हो साथ में थ्रू दिस होल जर्नी ऑफ माइन, ही हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू मी एंड मुझे इस रेडी मटेरियल की अगर ज़रूरत होती थी, आई यूज्ड टू टेक हिज हेल्प, क्या एडवाइस, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम। एंड मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट जो आने वाला बैच है, आप उसको भी इसी तरह मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। ये फ़ोटो जब हम ज्वाइनिंग लेटर लेने गए थे, वहाँ का IG ऑफिस SP ऑफिस का है, वहाँ पे एक ब्रीफिंग दी थी हमें किस तरह से हम लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, जब हम योगी जी से 26 को मिलने वाले हैं उसके लिए। अच्छा, अभी योगी जी से भी मुलाकात? योगी जी हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स देने वाले हैं 26 को। इट इज़ अ गुड फंक्शन, वो हमें कहाँ पर होगा ये? लखनऊ में है और वर्चुअली वो हर जगह देने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, जिनको वहाँ पे जाना है और उनसे लेके आना है ज्वाइनिंग लेटर। ओके, यस, थैंक यू। और हम कामना करते हैं कि आप आगे और भी, तो एक बार बच्चों के लिए कुछ ऐसा जिससे बच्चे मोटिवेट रहें और फुल एनर्जी के साथ तैयारी करें। आगे वाले बैच के लिए मैं एक मोटिवेशन के लिए यही कहना चाहूँगी, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। नोटों में सिमट कर, सोने में लिपट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।